नमस्ते बच्चों। बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में दिया गया एक नया पाठ जिसका शीर्षक है नीलकंठ। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का 15वां पाठ है और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। यह पाठ एक रेखा चित्र है। तो आइए बच्चों, हम पाठ शुरू करते हैं। लेखिका ने इसमें क्या बताया है? इस पाठ में लेखिका के जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और लगाव के बारे में बताया गया है कि लेखिका जीव जंतुओं से कितना प्रेम करती हैं। उनके चिड़ियाघर में पक्षी तथा जानवर भी उनके साथ इस तरह घुल मिल जाते थे मानो कि उनके परिवार के ही सदस्य हों। तो इस पाठ का नाम है नीलकंठ। नीलकंठ भगवान शिव को भी कहा जाता है, परंतु यहाँ नीलकंठ एक सुंदर सा पक्षी मोर है। इसका नाम नीलकंठ है। तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। लेखिका कहती हैं कि एक दिन वे अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर वापस लौट रही थी कि रास्ते में बड़े मियां बोल पड़े, शंकरगढ़ से चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़कर ले आया। इसमें एक मोर है और दूसरा मोरनी है। इन्हें आप रख लो, नहीं तो इसे कोई मारने के लिए ले जाएगा। मैं 35 रुपए में दोनों को पिंजरे के सहित आपको दे दूंगा। और लेखिका भी 35 रुपए में उन्हें ले आई। अब जब लेखिका घर ले आती है तो उनका स्वागत भी करती है और जो दूसरे पक्षी होते हैं वे भी करते हैं उनका स्वागत। कुछ दिन लेखिका ने उन्हें अपने पढ़ने के कमरे में रखा। उसके बाद उन दोनों को अन्य जीव जंतुओं के निवास में पहुंचा दिया। वहां उन दोनों ने नववधु के आगमन के समान कौतूहल जगाया। मतलब जो आसपास के और दूसरे जानवर थे वो इतने खुश हुए कि जैसे कोई नई दुल्हन आई हो घर में, इस तरह से वे लोग उत्सुक हो गए। लक्का कबूतर, कबूतर का नाम लक्का है, उनके चारों तरफ गुटरगू करने लगा। बड़ा खरगोश उनका निरीक्षण तथा तोता एक आंख बंद करके उनका परीक्षण सा करने लगा। सारे जानवर इतने खुश हुए उनके साथ, उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उनके आगमन पर कौतूहल मचा दिया। धीरे धीरे मोर बढ़ने लगा। मोर के सिर की कलगी सघन यानी बहुत घनी थी, ऊंची और चमकीली हो गई। पूंछ लंबी तथा पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग चमकने लगे। उसका गर्दन ऊंची करके देखना तथा गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में सौंदर्य था। वह बहुत सुंदर दिखने लगा और मोरनी का विकास भी इसी तरह से होने लगा। नीली ग्रीवा होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ और उसके साथ रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। अब इस पाठ का नाम नीलकंठ है, तो मोर का नाम रखा है यहाँ पर नीलकंठ। क्यों रखा था? क्योंकि उसकी जो ग्रीवा थी यानी गर्दन थी, नीले रंग की थी और उसके साथ जो मोरनी थी, मोरनी का नाम राधा रखा गया। धीरे 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 मोर चिड़ियाघर के जीव जंतुओं का संरक्षक बन गया और वह सवेरे ही वह खरगोश, तोता इत्यादि को घुमाता रहता था। जल्दी उठ जाता था और जानवरों को घुमाता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़ के ऊपर उठा लेता था और जब तक वे चिल्लाते नहीं तब तक उन्हें नहीं छोड़ता था, क्योंकि वह उनके साथ खेल मस्ती करता था, ऐसे खेलता रहता था। उसका जीव जंतुओं के प्रति बहुत प्रेम था। वह सभी जीव जंतुओं को बहुत प्रेम करता था और प्राय वह मिट्टी में अपने पंख फैलाकर बैठ जाता था और उसके पंखों के ऊपर जो छोटे छोटे पक्षी थे वे खेलते रहते थे। अब लेखिका कहती है कि मोर जो है वो कला प्रिय
वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, वह किसी के मारता नहीं है, वह बहुत ही कला प्रिय है। उसका मानवीकरण भी किया गया है। मेघों की सांवली छाया में उसके नृत्य में लयताल रहता है। जैसे बादल गरजते बरसते हैं तो मोर नाचने लगता है। एक दिन वह लेखिका के सामने अपने पंखों का सतरंगी छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। भंगिमा यानी एक्शन, जैसे डांस करने वाला हो, ऐसे वह खड़ा हो गया। और तब से नृत्य का यह क्रम बन ही गया। वह लेखिका के सामने इसी तरह नृत्य की भंगिमा में खड़ा होने लगा। एक विदेशी महिला ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे दी कि यह एक परफेक्ट जेंटलमैन है। एक दिन लेखिका को फिर बाजार जाना पड़ा और निखास कोने से निकलना पड़ा। निखास कोना क्या होता है? जहां पर पशु पक्षियों को खरीदने बेचने का स्थान होता है, जहां पर पक्षियों को खरीदा बेचा जाता है, उस स्थान को निखास कोना कहते हैं। तो वहां से गुजरना पड़ा। तो बड़े मियां ने लेखिका को रोक लिया और एक मोरनी दिखाई जिसकी एक टांग टूटी हुई थी। उसकी दशा को देखकर लेखिका को थोड़ा उस पर दया आ गई, रहम आ गया। तो वह उसे अपने साथ ले आई और जीव जंतुओं के साथ रहने के लिए छोड़ दिया। वहां उसकी मरहम पट्टी की गई जिससे उसके पांव में जो चोट लगी थी वह ठीक हो गई। लेकिन फिर भी थोड़ी कसर रह गई थी जिसके कारण उसका नाम कुब्जा रखा गया। उससे नीलकंठ के साथ राधा को देखा न गया। मतलब नीलकंठ और राधा जब साथ रहते थे तो कुब्जा को बहुत जलन होती थी, वह बहुत चिढ़ती थी। इसी कारण वह राधा को परेशान करने लगी और इसी कलह के कारण नीलकंठ से रहा नहीं गया। एक दिन वह सबसे लुक छिपकर आम के पेड़ पर बैठा रहा। लेखिका ने उसे बहुत प्यार किया, पुचकारा, नीचे उतारा। धीमे धीमे उसकी चाल में थकावट होने लगी। लेखिका सोचने लगी कि कुछ दिनों में सबसे मेल हो जाएगा और यह ठीक हो जाएगा। अतः 3-4 मास के उपरांत नीलकंठ धरती पर पंख पसारे पड़ा था। लेखिका ने देखा कि नीलकंठ जो है 3-4 महीने के बाद वह धरती पर पंख पसारे पड़ा है, जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था, उसी तरह देखा कि वह पड़ा हुआ है। लेखिका ने उसको पुचकारा परंतु नीलकंठ नहीं उठा। नीलकंठ तो मर चुका था। उसके मरने का कारण लेखिका बताती है कि उसके मरने का कारण वह आज तक नहीं जान सकी कि वह स्वस्थ था और कैसे वह मर गया। लेखिका ने उसके शरीर पर किसी तरह के कोई चोट इत्यादि का कोई चिन्ह नहीं देखा कि जिससे उसके मरने का पता चल सके। लेखिका ने उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। राधा उसके वियोग में निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। मतलब जैसे उसके शरीर में कोई जान न रह गई हो, इस तरह उसने अपना दुख व्यक्त किया। इस तरह वह अपना दुख शोक में उसके बैठी रही। कुब्जा उसको इधर उधर ढूंढते ढूंढते कजली कजली एक अल्सेशियन कुतिया का नाम है, उससे भिड़ गई और कजली के दांत कुब्जा के गर्दन पर लग गए, जिसके कारण कुब्जा को भी ना बचाया जा सका। कुब्जा भी मर गई। राधा अब अकेली हो गई, लेकिन वह अब भी नीलकंठ की राह देखती है, उसे बुलाती रहती है। तो बच्चों, हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।